के कैनवा। एक काम करें ना कि आप लोग अगर पार्टिसिपेंट नहीं आ रहे तो फिर एक अनाउंसमेंट कर दें कि बस आज जो है मैं राइटिंग और स्पीकिंग का एंड कर देता हूँ, ताकि किसी के कोई क्यूरी होगी तो मैं कोशिश करूँ कि वो हो जाए पूरी। ताकि मैं चैनल में बोल हाँ, कुछ चैनल टाइम में तक। कर दें, कोई बात नहीं, चैनल के टैग के साथ कर दें। जिससे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हो सकता है कि ग्रेजुअली जैसे कोई भी मैसेज रीड करेंगे तो पॉसिबल है कि ज्वाइन कर लें। उसमें ये है ना कि आप ये हाईलाइट करें कि राइटिंग और सैंपल का रहता था, तो और राइटिंग और स्पीकिंग का रहता था एक्सप्लेनेशन, तो वो बस आज होनी है। और सर नजमी के गोल्डन अल्फाज का आखिरी दिन है, ऐसे ही सर। नहीं नहीं, आखिरी दिन क्या, आप लोग करते रहे याद मुझे। मैं इधर ही हूँ। ये तो आपका बड़ापन है सर। थैंक यू सर जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन करना था। ये जब प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो एक रेंज आती है कि जैसे वन 110 to 115 या इस टाइप का जो आंसर्स में, तो वो क्या हाँ, चीज होती है? वो रेंज प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस टेस्ट में मैम थोड़ा दोबारा बताएं, समझ नहीं मार्क्स आई। एग्जैक्ट स्कोर नहीं आता ना। अब शायद मैंने अभी फर्स्ट टाइम भी अटेम्प्ट किया, तो अच्छा अच्छा। जैसे इस तरह कुछ थी हाँ हाँ एंड हाँ वन हाँ, ट्वेंटी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं याद, तो बिल्कुल वन मतलब फिफ्टीन वो टू वन बिल्कुल बिल्कुल। इस वन तरह कुछ फिफ्टीन थी, टू तो वो हाँ। नहीं समझ में क्या नहीं था, नहीं, क्योंकि अभी वो मैंने कोई वैसे ही वो ज्यादा नहीं किया तो मुझे पता था कि कुछ चीजें मुझे हाँ अभी करनी पड़ेंगी। यानी मैंने हाँ बता दें हाँ कि आप इनिशियली कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें तो देखें कि अच्छा आप कितने इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही किया आपने कि आपने प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे दे दिया और अब आप इम्प्रूवमेंट करेंगी। अब आपके प्रैक्टिस टेस्ट में कितने आए हैं? सर 120 मैक्सिमम था, पिछली रेंज मुझे याद नहीं, तो हाँ, मुझे ये वन था कि 110 to 120 यानी होगा ना, इस तरह जिस तरह मेरा आया हुआ है। कुछ रेंज थी। वो शुरू का मुझे ये था कि शुरू वाली वो स्टार्ट की रेंज तो हम कहते हैं ना वर्स्ट केस ये होगा। यानी थोड़ा सा ही मार्जिन था, लेकिन हाँ लेकिन, हाँ 115 लेकिन कुछ ये कोई, इस तरह का मतलब था ये कोई कुछ। बड़ा इशू नहीं है कि आप इस स्कोर के ऊपर इतना रिलाई लेकिन नहीं मुझे कर ये चीज सकते। पता थी कि मैंने इसमें जो एक मॉड्यूल जो मेरा ये था ना, जो मैंने कल बल्कि लाइव जो सेशन हो गए हम्म। ना उसमें मैंने इस चीज हाँ को जी। किया भी लाइव। तो हाँ उस जी। वक्त मुझे प्रैक्टिस के टाइम इस चीज का नहीं आइडिया था, तो कल जो ये भी एक बहुत अच्छा रहता है कि जो हम लाइव सेशंस खुद भी कर रहे होते हैं, साथ डिस्कशन टाइप में कर रहे होते हैं ना, हमें चीजें समझ आ जाती हैं। तो ये था लिसनिंग, इंटरेक्टिव लिसनिंग था कि वो जैसे कोई प्रोफेसर है या कोई फ्रेंड है वो आपसे बात कर हाँ। रहे हैं। तो हम्म उसमें मैंने बस, क्योंकि मुझे वही टाइम मतलब मैंने प्रॉपर सेटअप नहीं किया था तो मुझे हम्म। ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने बस उसको जो भी आंसर्स किए थे वो सारे रॉन्ग थे ना, यानी वो पहले ही कह हाँ रहा था हाँ नहीं नहीं। ऐस लेकिन कल जब मैंने लाइफ में पढ़ के किया ना, 2 दफा अटेम्प्ट हाँ, किया, मतलब ये तो बहुत इजी है, यानी वो नहीं है, तो मुझे ये पता चल गया कि कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। एक ये चीज बिल्कुल थी, ऐसा दूसरा ही है। ये था कि आप मेरा देखें ना, वो हाँ माइक्रोफोन नहीं काम कर रहा था, तो स्पीकिंग वाला मॉड्यूल नहीं एक तरह से हुआ, जो मतलब जिसमें मैंने हाँ। कुछ भी बोला होगा, पिक्चर को डिस्क्राइब किया, तो उस वजह से मुझे कुछ था कि हाँ ये अच्छा पॉइंट्स तो हैं जो मुझे। जी सर। अच्छा, एक काम करें कि बिल्कुल पहले पहले तो आपने अपना वैसे बताया ना एक्सपीरियंस, वो तो बहुत अच्छी बात है, आपने किया सारा कुछ एक्सपीरियंस। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होके करते हो ना कोई चीज़, तो वो बहुत आसान लगने लग जाती है आपको। ठीक है। और दूसरा जो आपका सवाल है, सवाल तो नहीं लेकिन जो स्पीकर्स का और इस तरह का चीज़ें का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रियल टेस्ट में आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। ठीक है, इशू वगैरह। जी सर, मैं क्योंकि ना मैं प्रैक्टिकली देखना चाह रही थी कि अच्छा क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने ना मतलब अब प्रैक्टिस में कैमरा भी हम नहीं सेट कर सकते थे, तो कल एक ये भी कल के सेशन में किया था प्रैक्टिस कि टेस्ट वो में तो वीडियो भी आप ना मैंने बताई। प्रैक्टिस जी टेस्ट सर। में तो आप कैमरा ना भी ऑन रखें तो कोई इशू नहीं है। जी आ, सर, वही ना, लेकिन बाकी हाँ चीजें थी लेकिन कि माइक्रोफोन उस टाइम पे हमें कैसे ऑन करती है, कैसे वो एक्सेस देती है, या ये चीजें थी कि पहले से ही वो, प्रोवाइड की, तो हाँ वो कोई ये जो असली टेस्ट होता है ना, उसमें आपको इन चीज़ों की इशू इतना नहीं आएगा। अब वो आपका तो हो सर वो जाएगा। पहले से हम थोड़ा कॉन्शियस भी होंगे ना चीज करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, एक चीज और थी
हम्म। सर ये जो फी हो गया, लिंक आपको आ जाता है जब आप अटेम्प्ट करने लगते हैं, तो जो CNIC है या पासपोर्ट जो भी, जस्ट आपने उसको पिक्चर देनी होती है, क्योंकि जो मुझे आइडिया है कि ये ना कोई रीड करता है ना, स्कैनर वो स्कैन करता है कि आपका ये है, वैलिड है नहीं है, इस टाइप का हाँ। चीज होती है, या जस्ट इमेज होता है, पिक्चर होती है? नहीं नहीं, आपने पिक्चर अपलोड नहीं करनी। आप ये कह रही है ना कि पिक्चर तो नहीं अपलोड करनी? नहीं, लाइव स्कैन होके खुद ही वो मतलब स्कैन होके बस आगे चला जाएगा। सही सही। हाँ, लाइव स्कैन होके मे बी उनके मतलब श्योरली उन्होंने कुछ इस तरह का कंप्यूटराइज ऑटोमेशन की हुई है, ऑटोमेशन हुई हुई है। सब तो वो होते हैं, कुछ हाँ, रीडर्स होते हैं ना, बिल्कुल जैसे हम ऐसा ही। कहते हैं बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल। इस तरह की इसमें हमारी चिप्स एग्जैक्टली। लगी होती है हार्ड डिस्क में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। थैंक यू। अच्छा, नो 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 वरीज। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि राइटिंग सैंपल की बात करता हूँ। क्या मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं कि आप लोग बता दें आर्नो से ये मेरा ओरिजिनल राइटिंग सैंपल है और ओरिजिनल आंसर है जो मेरा था। यहाँ तक कि इसमें मैंने मिस्टेक्स भी नहीं ठीक की हुई। ये जो माई रिस्पॉन्स है ना, इसमें मैंने ग्रामर की मिस्टेक थोड़ी सी की हुई है, अभी जब पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा। तो ये इस तरह अपने ही राइटिंग सैंपल से बताऊं राइटिंग सैंपल के बारे में, या फिर एग्जांपल लूं? मीन्स के मतलब पहले एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूं या फिर इसी में सारा एक्सप्लेन करूं? सर इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो मेरा राइटिंग सैंपल का क्वेश्चन, इंटरेक्टिव राइटिंग, तो मैंने बताया था जितना मुझे याद आ रहा है डिटेल में। एक तो मुझे उसका क्वेश्चन याद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे एक दो दिन बाद ही भूल गया था। तो मैंने गलती ये की थी कि मुझे डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था, लेकिन कोई इशू नहीं। जो राइटिंग सैम जो इंटरेक्टिव राइटिंग है ना, उसके जो टॉपिक्स है ना आर्नो पे, वो तकरीबन तकरीबन सिमिलर ऐसे ही आ रहे होते हैं जो आर्नो पे होते हैं ना, चाहे वो मीडियम डिफिकल्टी का है चाहे वो हार्ड का है। आप कोई भी प्रैक्टिस करें ना, उसी टाइप के आ रहे होते हैं। ठीक है। तो फिर अब राइटिंग सैंपल पे आते हैं। जब दो ही राइटिंग है हमारे पास, टास्क होते हैं राइटिंग सैंपल, इंटरेक्टिव राइटिंग। हाँ, फोटो के बारे में राइट करना होता है, लेकिन उसके तो कुछ सेकंड्स होते हैं, वो आप एक दो लाइंस ही लिखते हो। आई थिंक मैंने फोटो के बारे में भी शायद बताया था कि नहीं बताया था। हाँ, वो बताया था। उसका मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को मुझे याद दिला दीजिएगा, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया वो। मैं राइटिंग सैंपल जो है वो बता देता हूँ। मेरा था कि व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम? डिस्क्राइब द इन्वेंशन, डिस्कस व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल। लंबा और चौड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं ताकि जो कैंडिडेट है वो मतलब मल्टीपल चीजें लिख पाए। ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन का मतलब मेरी प्रैक्टिस ऐसे थी ना कि जब मैं सबके साथ मिलकर प्रैक्टिस करता था, जो मेरा ग्रुप था सारा, उनके साथ बैठ के यही हम प्रैक्टिस करते थे कि हम एक टॉपिक को ही ले लेते थे और उसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे होते थे, मतलब यही आर्नो वगैरह से या डीटी ऑफिशियल से। फिर हम प्रैक्टिस वगैरह करते थे और हमारा यही होता था कि हमने हर क्वेश्चन का आंसर लाजमी करना है। तो वो जाहिर है जब आप प्रैक्टिस सबके साथ करोगे आपको भी आदत पड़ जाएगी। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम? अब मैंने क्या किया, दे हैड बीन मैनी, हाँ, टॉपिक स्टेटमेंट जो है ना, एक लाइन जरूर टॉपिक स्टेटमेंट का कुछ जनरल सी बात लिखा करें, वो ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब मैंने बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, दे हैड बीन मैनी इन्वेंशंस मेड टिल नाउ इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या है इसमें कोई मुश्किल अल्फाज है या कुछ है? कुछ भी नहीं। इन माई परस्पेक्टिव, अब मैंने कहा ना कि वाई डू यू थिंक, यहाँ से मैंने आंसर देना शुरू किया, इन माई परस्पेक्टिव। अब मैं लिखता इन माई ओपिनियन, तो मैंने थोड़ा सा अच्छा अल्फाज का चुनाव किया। और ये जो है ऐसा नहीं होगा कि एक ही दफ़ा आप बस कर लिया प्रैक्टिस तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा, ये आपका मतलब आदत हो जाएगी आपकी। इन माई परस्पेक्टिव स्मार्टफोन इज़ द बिगेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री। ठीक हो गया, इन्वेंशन ऑफ ऑल द टाइम, इन्वेंशन इन द हिस्ट्री। ठीक हो गया, इट अलाउड अस टू टॉक टू एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस। मैंने कहा था ना कि मैंने ग्रामर की मिस्टेक की हुई है, तो मैंने ठीक नहीं किया। ये मेरा ओरिजिनल ही राइटिंग, जो मैंने ऑस लिख दिया, भाई ऑफ लिखना था। तो ग्रामर की मिस्टेक कम करें,
मे बी जो मेरी ग्रामर की थोड़ी सी शायद इसमें मिस्टेक्स हुई हुई, इस वजह से भी मेरा स्कोर उन्होंने थोड़ा अच्छा है, ठीक है ओवरऑल स्कोर, लेकिन जो स्कोर का फर्क हो गया है इनकी वजह से भी। तो यहाँ पे अलाउ नहीं आएगा? कहाँ पे इट अलाउड अस टू टॉक टू एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस। बिल्कुल ऐसा भी है कि अलाउ बिल्कुल, अब यानी कि प्रेजेंट की भी बात करें, हम अभी भी तो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, सही बात है वो। लेकिन सेंटेंस ये भी जो है ना वो नहीं है, कोई मतलब गलत सेंटेंस नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि इसने फर्स्टली, मैं पास्ट की बात जैसे कर रहा हूँ कि इट अलाउड अस टू टॉक, फर्स्ट टाइम पे जब इसने अलाउ किया था कि हम एक स्मार्टफोन ने या जो भी फोन पहले था वायरलेस, उसने यही अलाउ किया था कि हम एक बंदा जो है वो लाहौर में बैठा है और एक कराची में बैठा है तो वो बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उस पर्सपेक्टिव से शायद लिखा होगा, तो आप देख लें, आपको मतलब आप जब राइटिंग करेंगे आपको कैसे सही लगता है। ये बैठे बैठे ये मेरा ओरिजिनल ही राइटिंग है, मैंने बैठे जो भी मुझे दिमाग में आता गया ना मैं लिखता गया हूँ। तो ठीक है, वो भी सही है मैम। अब यहाँ पे मेरी ग्रामर मिस्टेक होगी, आगे पढ़ते हैं। वी कैन टॉक इवन, इवन इफ, ये देखा फिर कर दी ग्रामर मिस्टेक ये स्पेलिंग की। इफ वी आर 1,000 miles अवे बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। सो इसको मैंने मतलब एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्राइब द इन्वेंशन एंड डिस्कस व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी तक इसकी इम्पोर्टेंस की, मतलब अभी तो इम्पोर्टेंस की ही टोटली बात चल रही है, तो मैंने इसका आंसर कर दिया फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक पढ़ लिया हमने इंटरनेट तक। कंबाइनिंग बोथ टेक्नोलॉजीज से मतलब ये था कि स्मार्टफोन और इंटरनेट की बात की है ना मैंने, इस वजह से उसी को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। आपको पता होगा ना, आप लोग बात करते होगे कोहेशन एंड कोहेरेंस की, तो पिछले सेंटेंस को अगले सेंटेंस के साथ जोड़ना ज़रूर है। बोथ टेक्नोलॉजीज वी नाउ कैन शेयर वास्ट अमाउंट ऑफ, अमाउंट की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी हुई है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने की हुई हैं, ये हाईलाइट भी हो गई हैं। ये ओ एस, ये इफ़ आना था यहाँ पे, अमाउंट आना था यहाँ पे, ये भी गलत है, आई थिंक यहाँ पे स्पेस आएगा। अमाउंट ऑफ डेटा इन जस्ट ए फ्यू मिनट्स और इवन सेकेंड्स, ठीक है। एडिशनली ये देखिए, दो मैंने ये गलती से आई थिंक वो बटन क्लिक करते हुए, मतलब टाइपिंग करते हुए 2 दफ़ा मैंने फुल स्टॉप कर दिया। Additionally, nowadays we are moving towards world of AI, which became possible because of the smart technologies. मैंने क्या किया है कि मैंने वो उसकी बातें कर ली, फायदे की। उन्होंने पूछा क्या क्या था, डिस्क्राइब द इन्वेंशन, डिस्कस व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल्स इन योर आंसर। अब इन्होंने बोला था ना कि आप अपना बताएं कि आपको क्यों लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या किया है कि मैंने उसकी इम्पोर्टेंस इतनी बता के कि हमारे लिए बहुत इजीनेस कर दी है, हम बात आसानी से कर सकते हैं, हम काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो मिनटों का काम है वो सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है, घंटों का काम हम मिनटों में कर सकते हैं। उस बात को मैंने करते हुए कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हैं, तो मैंने एआई की बात इसलिए कर दी, एक तो खुद मतलब मैं मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड था तो मेरे दिमाग में भी हूँ, बल्कि तो मेरे दिमाग में भी वैसी चीज़ें आने लग गई ना, एआई वगैरह की और स्मार्टफोन्स इस तरह, क्योंकि स्मार्टफोन्स भी अब एआई में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो मैंने चीज़ कनेक्ट कर दी। नाउ डेज वी आर मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एआई विच बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। इन फ्यूचर वी विल बी हैविंग एआई स्मार्टफोन्स इन एवरी हैंड। आई थिंक यहाँ पे स्पेस आना होगा शायद इस वजह से ये, तो ये भी मैंने शायद वहाँ पे स्पेस की मिस्टेक की हुई है। दिस इज a breakthrough in the world, a new world, and we are witnessing amazing inventions after smartphones। तो बस मैंने इस पे एंड कर दिया कि हम बहुत सी इन्वेंशंस जो हैं अब विटनेस करने वाले हैं। मतलब स्मार्टफोन्स की इजाद के बाद इतनी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपके हाथ में होती है, आप कहीं भी लेके जा रहे हो,
तो उसके बाद अब हम और भी ज़्यादा कोई स्मार्ट चीज़ें विटनेस करने वाले हैं। बस मैंने ऐसे एंड कर दिया। मैंने मुझे दो जो दिमाग में अच्छा खासा आता गया कि अच्छे सेंटेंस हो, अच्छा कोई कंटेंट हो, वो आता गया, मैं लिखता गया। कोई रिपीटेटिव चीज़ वैसे मुझे लगी नहीं है कि कोई रिपीटिशन हुई हो। तो रिपीटिशन से भी गुरेज करें। आप मुझे क्वेश्चंस करें आप लोग। इसमें क्वेश्चन पूछ लें आप लोग ताकि मैं बाकी की भी चीज़ें कर लूँ। यही आज कंप्लीट मैं आंसर है सर? हाँ, यही कंप्लीट आंसर है। आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैं खुद भी ये था कि इस चीज़ पे अब ये तकरीबन 100 से ऊपर वर्ड्स हैं जब मैंने काउंट किए थे। यहाँ तो पता नहीं काउंटर आएगा नहीं। तो लेकिन लेकिन इंटरेक्टिव राइटिंग में मुझसे 80 से ज़्यादा वर्ड्स लिखे नहीं जाते थे और राइटिंग सैंपल में भी नहीं लिखे जाते थे। इसमें यह होता है कि मेरे जो साथ फेलोज थे डोलिंगो जो हम करते थे, अब उन्होंने जो भी दिए हैं, जिन्होंने भी टेस्ट दे दिए हैं, सबने दे दिए हैं तकरीबन। तो उन्हों का क्या है कि टॉपिक्स मतलब कुछ कहते हैं कि राइटिंग सैंपल उनको आसान आया, कुछ कहते हैं कि मुश्किल आया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको नहीं पता ना आपके पास कौन सा टॉपिक आने वाला है। मे बी आपको जो है ना म्यूजिक का टॉपिक पसंद ना हो डिस्कस करना, और अनफॉर्चुनेटली किसी के पास ऐसा आ जाए टॉपिक, तो फिर वो इसीलिए कहते हैं कि हमें मुश्किल लग रहा था वो टॉपिक। ठीक है। तो होता है म्यूजिक के टॉपिक पे, जैसे हम प्रैक्टिस करते थे तो हम आपस में कहते थे हमसे म्यूजिक के टॉपिक के बारे में नहीं बोला भी नहीं जाता सही और लिखा भी नहीं जाता। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो किसी को या तो बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, या उनके पास कंटेंट नहीं होता आ, उसके बारे में लिखने पे। तो होता ये कि आसान क्वेश्चंस पूछे होते हैं उनकी तरफ से, कोई इस तरह नहीं होता कि हमने इस बंदे को चूज कर लेना है मुश्किल टेस्ट के लिए और इस बंदे को आसान। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए इक्वल टेस्ट होता है। बस ये होता है कि जो कैंडिडेट होता है उसको कुछ टॉपिक्स बहुत डिटेल में आते हैं। अब मुझे एआई वगैरह का, इस तरह के स्मार्ट इन्वेंशन वगैरह का लाजमी आ गया। अब जाहिर है एक जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो लिखेगा इसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें। तो एक तो ये मैक्सिमम इसलिए मैं इससे कहूँगा क्योंकि आपने ऐसी राइटिंग करनी होती है जो ग्रामर की मिस्टेक ना हो, उसमें उसमें वोकेबलरी की मिस्टेक ना हो, उसके सेंटेंस अच्छे हों। तो फिर आप एक राइटर के आप एक साइंस स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छा राइटर होने की कोशिश कर रहे होते हो। ठीक है। तो आपका अभी अभी तक जो आपने प्रैक्टिस की थी उसमें मैक्सिमम स्कोर कहाँ तक आया था जो प्रैक्टिस कर रहे थे? लास्ट टाइम तक मेरे जो कॉन्स्टेंटली आ रहा था ना, वो 135 से 145 आ रहा था मेरा। इस वजह से मैंने जो है ना उसके बाद मैंने इसलिए और उसको नहीं बढ़ाया कि मतलब मैं प्रैक्टिस टेस्ट में फॉर एग्जांपल 160 तक क्यों नहीं गया, कि मतलब मैं 160 तक जाता और फिर मैं जाके टेस्ट देता। एक तो वैसे ही टाइम जो है वो निकल रहा था काफ़ी। तो क्योंकि टाइम चल रहा है ना एडमिशन्स का और इस तरह इन चीज़ों का। तो फिर मैंने कहा कि अब ठीक है, और मेरे में उतना ही स्टेमिना था अभी। तो मैंने कहा ठीक है मैं रियल टेस्ट दे देता हूँ। तो मेरे 145 तक आते थे, 135 से 145, ये जो है ना मतलब मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर। ठीक है। आई होप सो आंसर मिल गया हो। वन मोर थिंग कि इसे जी जी। आपकी जो रिस्पॉन्स है इसमें कोई फैंसी इंग्लिश जो है वो मुझे नजर नहीं है, नहीं आई। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सो नहीं। इट्स एन एज के जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस इंग्लिश नहीं भी आती तो वो दूसरे पर्सपेक्टिव से मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकेबलरी अगर फैंसी नहीं आती तो वो अम, इनके तो इनके तो रिक्वायरमेंट्स में भी ऐसा कुछ नहीं ना लिखा हुआ कि आपने फैंसी वर्ड्स यूज करने हैं। जब आप पता है आप जब रियल टेस्ट स्टार्ट भी करते हो ना, तो वो आपको ना एक जगह पे मतलब ट्यूटोरियल सा होता है छोटा सा, और उसमें वो बोलते भी हैं कि हमें कोई फैंसी चीजें नहीं चाहिए। हमें आपका नेचुरल टोन चाहिए। हमें आपका वट वट इज रियल अबाउट यू। ठीक है। आर यू अ रियल पर्सन? इज योर राइटिंग रियल और नॉट? सो ये But चीज for देख। that, then it matters if you have better vocabulary. सॉरी मैम। सर एट द एंड मैं कह रही हूँ वो उससे फर्क आपके स्कोर पे तो फर्क पड़ता है ना, हम्म। अगर अगर हाँ। आपके पास vocabulary
ज्यादा हाँ, है। अगर अगर आपके पास है फैंसी वर्ड्स और आप यूज करना जानते हो तो वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम, आप करें यूज। तो आपको तो रोका नहीं है उन्होंने, आपका नेचुरल टोन होगा ना उसमें भी। आपका सर ये तो फील नहीं ना होगा कि आपने रट्टा लगाया हुआ है तो आपने लिख लिया है बस। सर लेकिन ये जैसे हम जितना वो टाइम हमें देते हैं, बहुत सी चीजों में मैंने देखा है, जैसे समटाइम्स समरी लिखनी है या कुछ और लिखना है, सब में ही हम लोग वो नेचुरल टोन आ जाएगी ना, मतलब सब में ही अगर हमने कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज की करते होंगे नॉर्मली, तो हम लोग सब में ही करेंगे। तो लेकिन ये है कि हम जल्दी में लिखते हुए हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम रिव्यू कर सके कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हमने कर दी। मैं हाँ पिछले वही दिनों ना। डिपिक्ट नॉर्मली हम लोग लिख रहे होते हैं, लेकिन जब मैं लिख रही हूँ मेरे को ये ना कहीं मतलब ई और आई वाली जल्दी में लिखते हुए आगे पीछे कर दिया, यानी जितने अगर वही कम प्रैक्टिस हो तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। वही तो मैंने आप लोग को अपना दिखाया कि मैंने अपने ओरिजिनल रिस्पॉन्स में गलतियां नहीं ठीक की हुई, इसीलिए ताकि मैं आप लोग को दिखाऊं। बल्कि मैंने मतलब जिसको भी मैं ये स्लाइड्स दिखाऊं या वो, तो मेरी राइटिंग का उनको बताऊं कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई हैं। ग्रामर की तो मिस्टेक से मैं बहुत कोशिश करता रहूं कि बचा रहूं, तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई है। बाकी कनेक्शन वगैरह वो जाहिर है, जब आप जो कोहेरेंस और कोहेजन उन चीज़ों का जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, जब आप खुद गाइड कर रहे हो किसी को, तो आपकी खुद भी वो प्रैक्टिस हो जाती है उन चीज़ों का, तो आप ध्यान रख लेते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान नहीं रख पाते। फिर टाइम भी सिर्फ 5 मिनट, तो 5 मिनट में आप लिखते रहते हो। और ठीक है, मतलब आप अगर 15 सेकंड या 30 सेकंड बचा के अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करते हो, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। मैं फिर बता दूं कि वर्ड काउंट्स नहीं उनके लिए मैटर करते, उनके लिए कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। तो आप जो है ये भी ना करें कि आप एक दो सेंटेंस लिखे ही खत्म हुआ पड़ा हो आपका राइटिंग सैंपल। लेकिन ये है कि इतना लिख लें कि आपको लगे कि ये वेल एंड गुड है और अच्छा स्कोर दे सकता है, अच्छा सर, और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं। हाँ जी जी। इसमें राइटिंग सैंपल में ना हमें मिनिमम जो है ना वो 50 वर्ड्स लिखने होते हैं, और उसमें हाँ हाँ, ये मिनिमम 50 तो लिख सकते हैं ना आप लोग, वो तो नॉर्मली कोई भी लिख सकता है। जी जी, आगे आप क्वेश्चन। इसमें फिर हमें जो है ना एक अच्छा रेस्पॉन्स, यानी कि इन ऊपर जो सवाल है ना, जैसे आपने बताया, सवाल को, क्वेश्चन को पूरा कवर अप करना पड़ता है। तो उससे जो है ना हमारे 50 वर्ड्स भी हो जाते हैं, और स्पेलिंग की मिस्टेक्स और इनकी मिस्टेक अगर हम बहुत कम करें तो हमारा अच्छा स्कोर आ जाता है। अगर हम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल लफ्ज आएगा। फैंसी वर्ड ना भी यूज करें तो भी जो है ना अच्छा नहीं स्कोर। नहीं, हम जब ग्रुप में प्रैक्टिस करते थे तो हमारे पास, हम में से किसी को भी फैंसी वर्ड्स नहीं आते थे। हमने फैंसी वर्ड्स के रट्टे लगाए हुए थे, लेकिन वो रट्टा हमें रियलाइज हुआ कि हमारा वो रट्टा किसी काम का नहीं है जब हम टेस्ट करने बैठते हैं। क्यों रियलाइज कैसे? जब प्रैक्टिस टेस्ट में बैठते हो ना, तो आप ऐसे बैठा करो कि आप रियल टेस्ट में बैठे हो। तो वो जब हम बैठते थे तो हमें मुश्किल से ही दो चार लफ्ज ना फैंसी वर्ड्स याद रहते थे। तो नहीं हो पाता, वोकेबलरी का यूज आप कर सकते हो, एक तो था इतनी ज्यादा बड़ी वोकेबलरी आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगर आप उसमें से कुछ याद भी करते हो, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर भी याद नहीं रहेगा आपको वो। तो सर ठीक है, कोई इशू नहीं है, फैंसी वर्ड्स जिनके जिनके एक पास चीज नहीं ना, है कोई इशू नहीं। एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि जी जिस वक्त अगर आपके पास टाइम है ना, अगर टाइम है और आपने फर्स्ट टाइम, तो आपके जो आइडियाज होते हैं वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज में होंगे, आप उसको ट्रांसलेट करके राइट कर रहे होते हैं। सेकंड, अगर आप रिवाइज करने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे आपको ये फैंसी वर्ड्स याद मतलब आएंगे, उससे पहले आप यूज भी नहीं कर। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर प्रूफ रीड के लिए 1 मिनट बचाते हो, 30 सेकंड बचाते हो, तो आप प्रूफ रीड अगर जल्दी करते हो, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि नहीं हो पाता ओरिजिनली जब आप बैठे होते हो, तो इतना नहीं हो पाता। अगर किसी से होता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बात करूँगा तो मुझसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इतने फैंसी वर्ड्स नहीं थे।
ये और तो ये मुझे। इसलिए भी है कि जो लोग अगर किसी को एडवांस इंग्लिश आती है या वो यूज़ करते हैं, तो वो तो एक ठीक है चीज़। लेकिन जिनको नहीं आती तो उनके लिए ये एक जो है ना वो प्लस पॉइंट है कि अगर ना भी हो तो फिर भी अच्छा स्कोर आ सकता है। मतलब हमें ये तो एक अलग टेंशन बन जाती है फिर कि हमें ये भी जो है आने चाहिए। तो ये उनके लिए एक थोड़ा सा ना प्रैक्टिस बोल करें, सकते हैं। प्रैक्टिस से इनकार कोई नहीं कर रहा कि जी जी। फैंसी वर्ड्स की प्रैक्टिस ही ना करें। प्रैक्टिस लाजमी करें। टाइम की शॉर्टेज, तैयारी करते हुए टाइम की शॉर्टेज, और फिर ये देखते हुए कि हाथ से टाइम निकल रहा है, इसलिए जिनके पास बहुत टाइम है वो तो करें प्रैक्टिस लाजमी तौर पर। अपनी राइटिंग अच्छी करें। आपकी राइटिंग ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी। आप ये राइटिंग्स वगैरह और ये स्पीकिंग वगैरह आप करते रहेंगे, अपनी पूरी लाइफ करते रहेंगे। ठीक है, तो जी ठीक है, जनरल रिस्पांस मेरा यही होगा। ऐसा करते हैं कि स्पीकिंग का भी ख़त्म करते हैं। सर, आप क्या रिकमेंड करेंगे राइटिंग सैंपल के? हमें टॉपिक कहाँ से लेने चाहिए, और इसको को किस तरह से, अगर हम रा- स्पेसिफिकली ये हाँ टाइप को अगर कवर अप करना चाह रहे हैं, तो किस तरह हाँ इसकी प्रिपरेशन करें? हाँ, राइटिंग सैंपल के ना बहुत से टॉपिक आर्नो ने किए हुए हैं ना कवर। मतलब वहाँ पे ठीक है, वो अच्छे हैं वो टॉपिक्स, वहाँ से कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स के हवाले से टॉपिक, या फिर अपने एक्सपीरियंस के हवाले से टॉपिक, वो सब फिल्टर आउट करके आप जो करना चाहते हैं प्रैक्टिस उसके लिहाज से कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं बल्कि मैंने किसी भी और टूल को यूज़ नहीं किया सिवाय आर्नो के। यानी कि ये ड्रीमी डीईटी को भी बहुत कम यूज़ किया। डीईटी ऑफिशियल को भी सिर्फ उसके लिए यूज़ किया था, मॉक टेस्ट के लिए। वहां पे मैं कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं आर्नो पे सिर्फ करता था। ये हर एक के जो अलग अलग प्रैक्टिस है ना, वहां पे ही करता था बहुत ज्यादा। मैंने वहां पे तो जाहिर है आपको 5 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो आप मैं वहाँ टेम्प ईमेल का यूज करके बहुत ज्यादा उसी का यूज करता था मैं। तो वहां पे बहुत मटेरियल है, वो सारा तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो मतलब है ना सारा, चलें अगर टाइम ज्यादा है आपके पास फिर आप किसी हद तक सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं अगर आपने। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो आप उसमें से करें, उस वो सर, प्रैक्टिस के लिए अच्छी एक वेबसाइट है। क्वेश्चन शायद आपने आंसर दिया हो पहले। अभी माइंड में आया था कि कल मैं चेक करी थी आर्नो का, और जो डीटी की ऑफिशियल वेबसाइट थी कि हाँ टेस्ट जी। बुक करने का। हाँ तो जी। आर्नो जो 10% डिस्काउंट मेंशन किया होता है, प्लस उन्होंने ना कुछ अपना बताया होता है कि नॉर्मली 48 आवर्स लेता है, लेकिन हम लोग रिजल्ट 24 हाँ, आवर्स में ट्वेंटी दे फोर देते हैं। आवर्स में होता है, हाँ। इनका मतलब आर्नो ने ये कहा कि वैसे आपको अगर कहीं और से डीईटी वगैरह से बुक करेंगे तो आपको 48 आवर्स लगेंगे, लेकिन हम 24 आवर्स में देते हैं। और जो प्रीमियम आपकी वो सपोर्ट होगी वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो जिस वक्त लेकिन उन्होंने जो जब टेस्ट बुक के टाइम पे वो जो लाइक पेमेंट मोड्स थे ना उनके बहुत ज्यादा थे, मतलब आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जब मैंने डीईटी की वेबसाइट देखी थी तो उस पे पेमेंट, एक तो वो ऑफर, ये डिस्काउंट ऑफर भी नहीं है, और दूसरा उनकी पेमेंट मोड स्पेसिफिक थी, ओनली लाइक अपने कार्ड के थ्रू ही है, कोई हाँ और वो, नहीं है तो। हाँ जी सर। हाँ, तो मैंने थोड़ा गाइड वैसे ऑफिशियल करते कि आपने कौन सा किया था और मैंने कौन सा प्रेफरेबल है। हाँ जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऑफिशियली किया था, ऑफिशियल साइट से ही किया था। मुझे पता था 10% डिस्काउंट का, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था। और मैंने उधर के साथ ही किया। हमारे ग्रुप में सबने डिसाइड किया हुआ था हम ऑफिशियल साइट के साथ ही जाएंगे। तो एक ने जी सर, शायद मेरे लिया माइंड था, में क्या एक है, ने शायद, एक ने एक आई बंदे थिंक ने शायद जस्ट उसमें से सेवन लिया डॉलर्स था। का ही वो है डिफरेंस, तो ऐसा हाँ ना हो कि रिस्क ना ले लें। हाँ हाँ मतलब मुझे हाँ, भी वही अच्छी उसी हवाले से तरह। हमने करा था ये डिसाइड। तो वो जो है ना, ठीक है आर्नो, आपको कोई इशू नहीं है वो। आपके ना मतलब आर्नो की तरफ से नहीं हो रहा, आपके ऑफिशियल साइट से ही हो रहा है एक्चुअली में टेस्ट। सिर्फ बुकिंग जो है वो आर्नो के थ्रू हो रही है। मतलब एक बीच में मिडल मैन सा है। सो जो है ना ठीक हो गया, वहाँ पे 10% डिस्काउंट है बिल्कुल, और 24 आवर्स के अंदर आ जाता है रिजल्ट। बस कुछ अपना प्रेफरेंस होती है, किसी की अपनी प्रेफरेंस है, आप देख लें आपको जो ऑप्शन सही लगता है। कोई उसमें ये नहीं होगा कि मुझे सर काम कोई की लिहाज ज्यादती से नहीं श्योर करेंगे नहीं वो, लगता, क्योंकि मतलब। डीईटी का ये है कि उसका उनका ना स्पेसिफिक बस जो ट्रांजैक्शन के मोड्स थे वो बस स्पेसिफिक थे, लेकिन आर्डो पे बहुत ज्यादा थे।
तो उस पर मुझे लगा कि या तो उन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पीछे इम्बेड की होगी कि वो उन्होंने इतने ज्यादा पेमेंट के मोड्स अलाउ किए। हाँ, डीईटी की बात कर रहे हैं ऑफिशियल। हाँ, जाहिर है सिर्फ वो ऑफिशियल कि साइट है तो उन्होंने बस जाहिर है। स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया कि बस आप ना ये 3 4 बस करें, लेकिन आर्नो ने बहुत ज्यादा दिए हुए थे, तो वो पॉसिबल है या तो अपनी प्रमोशन के उसमें उन्होंने काफी किया हो। तब मुझे थोड़ा सा और डाउट हुआ कि आर्नो के लीड से आर्नो करवा दो। हाँ, आर्नो के ऑपरेशन, हाँ बिल्कुल, करवा लें आप, डीईटी से ही ऑफिशियली से ही करवाएं। आपको चंद को हजार जो है ना, आप उसके लिए आप रिस्क ही क्यों लें? क्योंकि इंटरनेट स्मार्ट वर्ड है और पता नहीं स्कैम्स भी हो सकते हैं। वैसे मुश्किल है, क्योंकि आर्नो से दिया है लोगों ने, टेस्ट किया है बुक और फिर दिया भी है टेस्ट। लेकिन फिर भी हमने जो है ना, ज्यादातर उन्हें ऑफिशियल साइट से ही, जो भी ऑफिशियल अकाउंट बनाया हुआ था ना, उसी से ही जो है ना बुक कर लिया था और टेस्ट दे दिया था। जी ठीक सर। हो गया। अच्छा, अच्छा, एक काम करते हैं, जल्दी से ना स्पीकिंग को भी कवर कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ ना, पहले आपको स्पीकिंग सैंपल अपना दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम फिर कम रह गया है और फिर वो रह ना जाए। अ, एक- मेरी ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, शेयर हो रही है। अब मुझे, हाँ, अपना। सर ये आर्नो का फीडबैक हमारे लिए काफी होता है, या फिर हमें राइटिंग के लिए दूसरों से भी फीडबैक लेना चाहिए? तो इसके बारे में आप नहीं, क्या वो कहते फीडबैक आपका ये होता है ना, उस फीडबैक को आप इतने हद तक सीरियस लें कि उसमें ग्रामर की मिस्टेक, वोकेबलरी की मिस्टेक्स देख लें। और उसमें से ये है कि आप कुछ सैंपल्स देख लें जब आप कोई राइटिंग सैंपल कर रहे होते हो। यानी कि राइटिंग की बात कर रहे हैं आप? हेलो। जी 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 सर। जी जी, तो जब आप कर लेते हो वहां पे आपका आता है ना कि सैंपल्स भी होते हैं नीचे ना। आपको मतलब, वो आई थिंक ओरिजिनल सैंपल होते हैं, वो कुछ लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज में लोगों ने ना किए होते हैं प्रैक्टिस, और वो आर्नो पता नहीं, अब आर्नो का क्या सिस्टम है बैक एंड पे, वो कुछ आपको सैंपल्स दिखाता है। तो उसमें से आप कोई अच्छे सैंपल रीड कर सकते हैं, जैसे जैसे आप इंडियन सैंपल्स देख सकते हो, मतलब वहाँ के भी अच्छे होते हैं राइटिंग्स वगैरह। फिर यूएसए की स्पेसिफिकली अगर कोई स्टूडेंट ने अपना शेयर किया हुआ हो ऐसा सैंपल, वो देख सकते हो कि क्या वो लिख रहा है ऐसा। मतलब इस तरह आप सैंपल वो देख सकते हैं, यानी कि इसके ना सैंपल्स इस तरह खास कुछ मौजूद नहीं है इंटरनेट पे। हमने तो बहुत रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, लेकिन वो ये है ना कि हम खुद आर्नो के ही सैंपल भी देख रहे होते थे कि यही ठीक है, उसी के साथ चलते थे। देखिए ना, मैंने अपना राइटिंग सैंपल दिखाया, उसमें इतने कोई मुश्किल वर्ड थे नहीं। फिर जो हम देखते हैं सैंपल्स वगैरह में देखेंगे, उसमें भी होंगे, किसी हद तक होंगे। आर्नो, अच्छा एक चीज मुझे अभी याद आई, आर्नो के ना राइटिंग सैंपल अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है उनके ना, एक डॉक्यूमेंट सा है। वो आप जब जाएंगे बिल्कुल सामने ही होते हैं। मैं क्या इलिस्ट्रेशन कर दूं, एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ। सब, मैं ना एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एंटायर स्क्रीन शेयर, ठीक है। ये शो हो रहा हो, होप सो। इसके बाद यस। यहाँ पे गो टू ऐप जाएंगे, फिर आप यहाँ पे यहाँ पे मुझे याद है, एक मिनट, मॉक टेस्ट डीटी कोर्सेज आई थिंक। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, ये रहे आर मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ये देखे, 50 डोलिंगो इंग्लिश टेस्ट स्पीकिंग टॉपिक्स विद आंसर्स। ये आंसर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। ऑल क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डोलिंगो, ये 100 सैंपल, ये देखें सैंपल क्वेश्चंस और उनके आंसर, ये राइटिंग के हैं, ठीक है। मैं ये भी देखता था, मैं ये वाला डॉक्यूमेंट खोले रखता था कि इसमें से मैं देख रहा होता था, कैसे मतलब देखता था। अब 100 मैंने नहीं पढ़े, 100 सैंपल नहीं पढ़े, 100 से ऊपर आएंगे। लेकिन मैं अगर कोई टॉपिक प्रैक्टिस कर रहा होता था,
या कर चुका होता था, तो उसका मैं, जैसे मैंने म्यूजिक की एग्जांपल दी थी, अगर मैंने म्यूजिक का टॉपिक जो है वो राइट किया है या स्पीकिंग की है, राइटिंग स्पीकिंग तकरीबन सेम ही होती है ना। अगर आप राइटिंग का भी देख लोगे तो आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा, वो आप स्पीक भी तो कर सकते हो ना। तो मैं म्यूजिक का राइट कर लिया, मैं आके यहाँ पे देखूंगा कि आर्नो ने मतलब क्या उसके बारे में लिखा हुआ है म्यूजिक के बारे में। तो मैं मतलब कंट्रोल F करूंगा और मैं इधर म्यूजिक का जो है ऐसे सर्च करूंगा कि म्यूजिक के बारे में क्या टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए ना, म्यूजिक है सिग्निफिकेंट, ये देखिए ना, म्यूजिक का आ गया एक टॉपिक आपके सामने। ये कोई क्वेश्चन है इसका, ये रीड करें, इतना ज्यादा तो आप लिख भी नहीं सकते, ठीक है। इतना ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होता कि आप इतना कुछ लिख सको। लेकिन ये जो पूरा सैंपल है, ये क्या हेल्प करेगा? एक तो जब आप उसे अच्छे से रीड करेंगे तो आपकी राइटिंग में तो एक इजाफा हो जाएगा, लेकिन आप स्पीकिंग में ज्यादा से ज्यादा बोल सकोगे। समझ लग गई बात की? जी जी सर। आई होप सो ये ऐड हो गई होगी नई चीज। और अच्छा, मैंने हाँ, प्रैक्टिस ये हो गया। हाँ, प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो इसमें पहले तो हमें ये ग्रामर की मिस्टेक स्कोर देता है डीईटी वाले, यानी कि ये आर्नो वाले। उसके हाँ, बाद बिल्कुल। कहते हैं कि बस आप जो है ना इसकी जो है ना वो करो, इसकी ग्रामर की मिस्टेक्स जो है ना वो ठीक ठीक करो। कर रहे हैं, तो बिल्कुल। फिर उसमें आपको सजेशन नहीं दी जाती, बल्कि आपको प्लेस कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आपकी ग्रामर की मिस्टेक है या जो भी। तो वो फिर आप खुद से अंदाजा लगाते हो कि इसमें क्या गलत हो सकता है। फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर वो एक बटन होता है जिसमें फिर आप आंसर देखते हो कि भाई इस यहाँ पे क्या आ सकता है। बिल्कुल अच्छा, वो ऐसे ही होता है, बट फिर वो सबमिट करते हो। उसके बाद जब सारे हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट आता है कि भाई आप जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते हो वर्ड के अकॉर्डिंगली। तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको वोकेबलरी सजेस्ट करता है। उसके बाद कहता है कि भाई आप अपना स्कोर चेक करो, वो स्कोर का डिफरेंस फिर बताता है। फिर बताता है, बिल्कुल। उसके बाद फिर आपको आंसर के जो आपने आंसर दिया होता है ना, उसके हिसाब से आपको सजेशन देता है कि आपने क्या चीज इंक्लूड की है, क्या चीज इंक्लूड नहीं की, आपको इस जगह पे काम करना चाहिए। अब मैं जो सैंपल लिख रहा होता था तो उसमें ये था कि डिटेल मेरी ज्यादा नहीं ऐड कर रहा होता था। तो उसमें ये कहता है कि आप इसमें डिटेल ऐड करो, इसमें हाँ, एग्जांपल दो। डिटेल। फिर डिटेल। उसके बाद फिर आखिर में वो कहता है कि आप जो है ना अब इसका एक सैंपल आंसर जनरेट करो। तो वो एज इट इज ही हमारे रेस्पॉन्स के हिसाब से वो एक सैंपल आंसर जनरेट करके देता है, जिसके में एडवांस वोकेबलरी भी यूज हो रही होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा होता है। तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीके से हम जो है ना राइटिंग को उस तरह हाँ, से हाँ, प्रिपेयर कर कर सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने ऐड की है बातें। ये बिल्कुल सही है तरीका। ये जो अच्छा, राइटिंग के दौरान आपने जो एक बात की है ना कि एक उसके स्पेलिंग या जो भी ग्रामर मिस्टेक ठीक कर रहे होते हैं, इस वक्त मैं, अगर पता नहीं अभी राइटिंग अगर खुलती है, जैसे मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे आप राइट कर लेते हो, फिर आपका जो है ना आप देखते हो, सबमिट करते हो, फिर आपका वो सारा आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक एक करके मतलब कर रहे होते हो ना खुद से, ठीक है, आप एक एक को स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करें। लेकिन अगर आप, एक बटन होता है कि मतलब करेक्ट ऑल योर मिस्टेक, वो पता नहीं क्या लिखा होता है, एक मुझे भूल गया उसका अब। अगर मैं जी जी यहाँ वो पे है। जी जी वो मतलब है। इकट्ठा ही वो सारा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक कर देगा ना। हम्म। तो वो चीज़ भी यूज़ कर लिया करें उससे, मतलब ठीक है, वो भी यूज़ करना सही है। दोनों तरीके ठीक है, एक तो एक वाला टाइम कंज्यूमिंग है, एक जल्दी कर लेगा स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ठीक। और फिर वो लेकिन स्कोर पे ना रिलाय करें, ये जो स्कोर देता है ना इस पे ना रिलाय करें, ये आपको, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस हो मैंने अच्छा लिखा है, मैंने अच्छी ग्रामर की है, मैंने मिस्टेक्स नहीं की कोई, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है।
हाँ जो मुझे अच्छी चीज लगी है शेयर मैंने इसलिए किया क्योंकि इसमें आप अपने हाथ से एक दो बार जब ग्रामर की करेक्शन कर लेते हो ना, तो हाँ। फिर आपको जब नया आंसर लिख रहे होते हो तो उसमें ये चीजें आप खुद ब खुद ही कवर अप हाँ करते जाते हो, तो इस वजह से अ, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि अपना जो, मैं ना पहले स्पीकिंग सैंपल अपना दिखवा देता हूँ, फिर चंद ही मिनट रह गए हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं अपने वाले से कि मैंने थोड़ा सा आ, मतलब ऐसे मेरे एक्शंस थे कि मैं बीच में कुछ सेंटेंसेस, किसी को हंसी भी आए मेरी स्पीकिंग पे लेकिन जो है ना, आप लोग देखें और फिर करते हैं इसको जल्दी से डिस्कस, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। मैं स्टार्ट करता हूँ। Well, talking about career, it is really beneficial। एक मिनट, सुनाई दे रहा है आप लोगों को ये सब कुछ सही? जी सर, बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है। ओके। The topic, a really important topic in everyone's life. This decision is really important, choosing a specific career. Different people choose their own interested careers. So if I talk about myself, I would choose my career in artificial intelligence and machine learning. Why am I choosing it? Because when I was in university, in my seventh semester, I we had to choose a project as a final year submission project. So when I started to choose a project, there were many options, but AI was a new option and it's booming nowadays. And I was suggested by my best friend that you should go into Python and machine learning, and you can do it. So, so he was my best friend. I took his advice and learned some Python basics. After that, I searched on internet that what projects can I do in Python. So there were many machine learning projects come to which came to me on internet, and one of them was image forgery detection, which was totally deep learning based. Now, as I was doing it alone. So when I started researching about this project, I learned so many things. I was amazed that how computer can learn, and it became so smart that it can answer you about anything and it can evaluate you. So the whole path which I chose, the factors which affected are first my encouragement from my family, how they encouraged me doing such difficult projects, and then my own passion for my AI and machine learning developed because it intrigued me. So I just went on researching more and more. I found algorithms, learned some ones because which were related to my project. I learned those ones. Successfully within 1 year, I completed my project doing a solo work, and it was really amazing. जी, क्वेश्चंस करें आप लोग, क्योंकि मैंने सैंपल तो अपना दिखा दिया आप लोगों को। हाँ, इसमें आपका ये है कि क्वेश्चन, मुझे, जी जी। ये जो स्पीकिंग का क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन जो है वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था मैंने, तो उसमें था मतलब डीईटी के ना, ये जो हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन लगता है। मुझे पता नहीं किसी ने बोला भी था कि शायद उन्होंने भी ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो काउंटर किया है जी सर। कि डिस्कस द करियर चॉइस। अब ये कहाँ पे उन्होंने काउंटर किया है? आई थिंक आर्नो पे पता नहीं किया है, क्या किया है।
ऑफिशियल वेबसाइट पे था। ऑफिशियल वेबसाइट पे ठीक हो गया। अच्छा मैं मुझे कभी आया नहीं था ये क्वेश्चन आया नहीं था। पता नहीं ये इस तरह काउंटर करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, उसके बाद ही मुझे शायद ये सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। लास्ट उसमें इस तरह का जो क्वेश्चन है ना आया होता है। तो अब मुझे आया था ना बाद में, मैंने जब बताया अपने जो फेलोज को भी, वो उन्होंने भी, किसी ने कहा कि हमें प्रैक्टिस के दौरान इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था। तो शायद कि ये ओरिजिनल टेस्ट के बाद उसे अपने प्रैक्टिस टेस्ट में डाल देते हैं। तो मे बी ये हो सकता है। हाँ, अच्छी बात है, ये तो इनकी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का अगर करते हैं काम, तो इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी। तो ये मेरा ओरिजिनल रिस्पॉन्स था, और कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं थे। बीच में थोड़ा पॉज भी था, बीच में थोड़े से ऐसे एक्शंस थे कि मैं थोड़ा लाफ भी कर रहा था बीच में। वो नेचुरल थोड़ा लग रहा था मेरा, मतलब एक्शन, जो मेरा सर हिलाना, जो मेरी आंखों का जो एक्शंस है, कि मैं रोबोट स्टाइल के कोई एक्शंस ना दे रहा हूँ। तो वो चीजें करना, मेरी ग्लासेस पे थोड़ा सा देखे ग्लेयर है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल था, और मेरी आंखें नजर आ रही थी साफ सुथरी। जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखे कि उनकी आंखें जो है वो नजर आ रही हों उनको, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं वो। और सर, क्या है। जी जी। जी जी। स्पीकिंग में हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपस में प्रैक्टिस करनी मैंने चाहिए हाँ या बहुत, फिर? हाँ हाँ, बहुत बहुत करनी चाहिए, लाजमी तौर पर आपस में करनी चाहिए, लेकिन अपने एंड पे इंडिविजुअली आप अपने सामने बैठ के कैमरा ऑन करके जूम पे भी अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वरना आर्नो पे ही ऐसा करें प्रैक्टिस के। क्योंकि मैंने आर्नो ही बहुत, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आर्नो ही ज्यादा यूज किया, मैंने कोई वेबसाइट और नहीं यूज की, मुझे याद है ना अच्छा अभी सर, तक कि अ, जी। ये राइटिंग के लिए हमें आपस में ही कोई, यानी कि आपस में एक दूसरे को फीड नहीं होना, बस वही स्कोर आता है। ग्रामर ग्रामर जो है वो ग्रामर जो है वो ठीक कर देता है आर्नो। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि फुली उसी पे रिलाय करें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपस में बातचीत करें, आपस में शेयर करें, आपस में शेयर करें राइटिंग्स। हम तो शेयर करते थे, जो हमारा ग्रुप था हम आपस में सारी राइटिंग्स वगैरह शेयर सर करते वो ग्रुप थे। सर वो ग्रुप मैंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया। सर को मैसेज रिमाइंडर भी किए हैं, लेकिन अभी तक नहीं ऐड हुआ। अच्छा ठीक है। वो आप तो असल में वो आप तो अपना उधर करवाएं ना, आप तो उधर जाएं, देखें आप। फिर बाकी जो हैं अब, बाकी प्रैक्टिस करें सब, और आपस में मिल के बैठ के प्रैक्टिस किया करें इस सेशन में जो करते हैं आप लोग। 3 मिनट रह गए हैं। तो अब मैं क्या आपको बताऊं, अब क्योंकि मेरे ख्याल में स्पीकिंग अबाउट द फोटो भी रहता है। आ, इसको मैं कैसे कवर करूं, 1 मिनट। स्पीकिंग के कितने रहते हैं, 1 मिनट, रीड देन स्पीक। ये तो आई थिंक वो है ना, रीड देन स्पीक तो अच्छा हाँ ठीक है, इसके बारे में टॉपिक था। अच्छा, ये भी टॉपिक थोड़ा सा ये है कि मुझे इनके रीड देन स्पीक के टॉपिक तो मुझे नहीं याद, और लिसन देन स्पीक का भी टॉपिक अब मुझे भूल गया है। आई एम सो सॉरी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक है ना, रीड देन स्पीक के, लिसन देन स्पीक के, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही आते। लिसन देन स्पीक का मुझे बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन उन्होंने बोला ऐसे करके, मुझे अब तो बिल्कुल लिटरली मुझे भूला पड़ा है टॉपिक, लेकिन बहुत शॉर्ट सा कोई क्वेश्चन था और बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो कोई इशू नहीं आएगा लिसन देन स्पीक में, यानी कि वो जो कर देते हैं ना कि आप, और लिसन देन स्पीक जो है ना वो 2 दफा आएगा, ये याद रखें। अच्छा,
ये 2 दफा आएगा, ये प्रैक्टिस टेस्ट में 1 दफा आता है, लेकिन ये आपको असली टेस्ट में 2 दफा आएगा। रीड देन स्पीक एक ही दफा होगा। यहाँ पे टॉपिक लिखा होगा, और वो जो 1 मिनट होता है, 1.5 मिनट होता है, उसमें आपने बोलना है। तो मुझे इनके टॉपिक भी याद नहीं है। स्पीक अबाउट द फोटो, हाँ इसका मुझे ये स्पीक अबाउट द फोटो था। आई थिंक एक एयर बलून टाइप का था कोई, ठीक है। एयर बलून टाइप का कोई आया हुआ था। अब जैसे स्पीक अबाउट द फोटो है ना, चलो मैं तो इधर एक खोल लेता हूँ ऐसे सर एग्जांपल वो के तौर पर। सैंपल में भी कहीं था एयर बैलून टाइप का ना, मैंने कहीं देखा था सैंपल में, ये पिक्चर पता बनी नहीं हुई थी क्या वो करे एयर जा बैलून रहे की और उसमें थी। हैं। अजी जी, सैंपल में बिल्कुल सैंपल में आते होते हैं इस तरह के। तो ये क्या है, ये क्या करी जा रहा है। सर आप अलाउ कर दें इसको, ये आपने इसको ओपन किया है तो माइक्रोफोन की एक्सेस मांग रहा है। मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा करता हूँ। अब इसने अलाउ ही नहीं करने देना लगता है। अच्छा एक काम करते हैं ना, फोटो आपको पता सर ही है ये ना, फोटो। सर ये वेबसाइट के स्टार्ट में आ रहा होता है माइक और कट ऑफ किया होता है। आगे क्वेश्चन ओपन करें हाँ कोई भी। वो इधर है, ये रहा, चले हो गया। बस। चल, ये एक इस तरह की चले फोटो है मेरे पास ना, एक एयर बलून की टाइप की फोटो थी। तो उसमें कुछ लोग थे, और वो एयर बलून जो होते नहीं है जिसमें लोग इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब आसमान में वो जो बड़े बड़े एयर बलून्स होते हैं, वो उस टाइप की कोई मुझे फोटो थी, तो वो मैंने एक्सप्लेन करनी थी। वो एक ही आती है, स्पीक अबाउट द फोटो। हाँ, राइट अबाउट द फोटो 3 दफा आती है, लेकिन स्पीक अबाउट फोटो एक ही दफा आती है। तो उसको मैंने मतलब जिस तरह भी एक्सप्लेन हो सकता था, जो एक एक कितने टाइम 90 सेकेंड्स है ना, तो 1 मिनट 30 सेकेंड में मुझसे जितना भी हो सकता था मैंने बस बोलता गया हूँ मैं। ये नहीं देखा, मतलब ठीक है, सब कुछ रिपीट नहीं करना, अपने आप को रिपीट नहीं करना, और बोलते रहना है, थोड़ा स्लो बोलें ताकि आप चीज़ें कवर कर सके। फोटो में इतनी चीजें लाजमी होंगी कि आप उसके बारे में बोल सकें। छोटी छोटी डिटेल्स भी आप बोल सकते हैं, अगर आपके पास जो है ना बड़ी डिटेल्स जल्दी खत्म हो जाती हैं, तो आप छोटी छोटी डिटेल्स भी कर सकते हैं। कैसे मैं अगर आपको करूं कि अब यहाँ पे हैं कि द इमेज डिपिक्ट्स टू यंग लेडीज हु आर वर्किंग आउट इन सम पब्लिक पार्क। फिर आप कहोगे, अच्छा इसमें हाँ इधर आप मोर ओवर, हाउ एवर, एडिशनली, इन चीज़ों के वर्ड लाजमी यूज़ कीजिएगा, इससे भी आपका जो है ना इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। आई थिंक टाइम एंड होने वाला है और ये बंद हो जाना है सेशन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा ना, तो स्लैक पे मुझे टैग कर दें, और मैं फिर आप लोगों को वहाँ बता देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके। अच्छा मैम, इस आई थिंक अभी तक एंड नहीं हुआ है ये ना, रिकॉर्डिंग आप फिर लाजमी जो है ना शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पे। और मतलब इसमें जो है ना, जो भी आप टाइटल वगैरह ऐड कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।